फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश बगदावत। रीस्टार्ट विथ राकेश में आप लोगों का स्वागत है। जैसा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था। ओके, वर्ण में हमारा वर्ण चैप्टर ही चल रहा है अभी पहले लेक्चर हुआ है। ओके, तो वर्ण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्ण की डेफिनेशन पढ़ी थी। ओके, इसकी परिभाषा पढ़ी थी और फिर आगे हमने इसके भेद पढ़े थे, यानी टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कौन कौन से स्वर और व्यंजन पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आपको इस लेक्चर को देखना है तो आपको पिछले लेक्चर को बिल्कुल देखना पड़ेगा, जब जाके आपको ये काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। ओके, स्वर और व्यंजन हो गया। ठीक है, और भी इनके बारे में मैंने बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर के भेद, यानी टाइप्स ऑफ स्वर। ओके, तो स्वर के भेद स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्वर के भेद स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर के भेद, है ना। देखो, स्वर होता है 3 टाइप का। ओके, स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं। ओके, तो यहाँ 3 देखो कौन कौन से हो गए। हम लोगों ने स्वरों की संख्या बताई थी। मैंने आपको कितनी स्वरों की संख्या कितनी? 11, है ना। तो 11 क्या थी? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और ऋषि। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ हमने इसको डिवाइड करा है समय के माध्यम से, समय, टाइम। ठीक है, किस स्वर के उच्चारण में कितना समय लग रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड करा है। ओके, तो हमने इसको कैसे डिवाइड किया? ह्रस्व स्वर। ओके, तो 3 कौन कौन से हो गए? एक ह्रस्व स्वर हो जाएगा, एक ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब होता है हिंदी परिभाषा में छोटा, राइट। क्या होता है? छोटा। हिंदी में इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब। ओके, एक होता है दीर्घ। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ओके, हिंदी में, हिंदी भाषा में दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ये हो जाएगा क्या? दीर्घ स्वर। और एक तीसरा होता है प्लुत स्वर, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ओके, जो पहले हिंदी पढ़ चुके हैं उन्होंने ही सुना होगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ये हो जाएगा प्लुत स्वर। ओके, तो ये भी बताऊंगा मैं क्या होता है प्लुत स्वर। तो आज हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भाई स्वर के भेद मतलब टाइप्स ऑफ स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको समझाया कि ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर को समय के, इनके उच्चारण में कितना समय लग रहा है। ओके, तो जो ह्रस्व स्वर है उसको उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसको क्या बोला? छोटा। मतलब जितने छोटे छोटे होंगे ना, जैसे अ हो गया। ओके, तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत देखो कौन कौन आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? अ हो गया। अ, ये छोटी मात्रा है, ठीक है, बड़ी मात्रा नहीं है। ओके, अ हो गया। और कौन कौन से हो जाएंगे अपने छोटे? कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, आ हो जाएगा। ओके, ई हो जाएगा, ई। ठीक है, ऊ हो जाएगा और ऋषि हो जाएगा। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। मतलब आप मेजर करेंगे ना तो इसमें कुछ कम सेकंड लग रहे हैं, और दीर्घ स्वर में इससे कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, और प्लुत स्वर में इन दोनों से कुछ ज़्यादा समय लग रहा है उच्चारण में। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने समय के हिसाब से इनको क्या कर दिया है? विभाजित, यानी हमने डिवाइड कर दिया है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ह्रस्व स्वर मतलब छोटे, जितने भी छोटे होंगे जिनको कम समय लग रहा है उच्चारण में, वो सारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि भैया ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आपको ऑप्शंस दे देगा, अ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ, क्योंकि इसके उच्चारण में काफ़ी कम समय लगता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उनको क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर बोलेंगे। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे। ओके, बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? इन्हें हम ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व का मतलब ही होता है हिंदी में छोटा। ओके, तो यहाँ क्या? अ, ई, उ और ऋषि। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि
किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ह्रस्व स्वर में। पहले हमने स्वर पढ़ा, स्वरों की संख्या 11 होती है और उन 11 को हमने और विभाजित कर दिया। तो हमने कहाँ कितने में विभाजित किया उसको, 3 भेद में। तो स्वरों के भेद 3 हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, मुझे आप सुनिए, मैं रिपीटेशन इसीलिए करता हूँ पढ़ाते टाइम कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, मेरे यहीं की यहीं लेक्चर में आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर। ओके, और हाँ, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ओके, मतलब इन्हीं के माध्यम से दूसरे स्वर बने हैं। ठीक है, अ में आ की मात्रा लगा दी तो आ बन गया, ई छोटे ई में बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, बड़ा ई बन गया। ओके, छोटे ऊ में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो बड़ा ऊ बन गया। ओके, तो इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ओके, मूल जिनसे स्टार्टिंग होती है, ओके, जिनके माध्यम से कुछ और भी चीज़ें बनाई जाती है। ओके, ठीक है, तो इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इनको, मूल स्वर, मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से मूल स्वर किसको कहा जाएगा, अ, ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ओके, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, और एक एक चीज़ लिख लिख के समझा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ देखो मूल स्वर कहते हैं इसको। ओके, अब हम आएंगे दीर्घ स्वर पे। दीर्घ यानी होता है बड़ा। ओके, तो यहाँ दीर्घ स्वर मतलब क्या हो जाएगा, जिनके उच्चारण में, देखो मैंने फिर से आपको समय की बात की थी कि इनके उच्चारण में कितना समय लग रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय जिन वर्णों के उच्चारण में, देखो अब यहाँ कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे भैया, आ बड़ा, यहाँ आ जाएगा आ। ठीक है, बड़े बड़े आ जाएंगे सारे, ई बड़ा ई, ओके, बड़ा ऊ, ओके, ए, ठीक है, आई, ओ, औ। ठीक है, मतलब बाकी के जितने ह्रस्व स्वर में अ, छोटा ई, बड़ा छोटा ऊ और ऋषि, इससे जितने भी बचे हुए 11, ये कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, और कितने बचे अब, 7 बचे, 7 4 11। तो यहाँ 7 बाकी के 7 दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ बड़े कौन कौन से, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ पर देखो क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग रहा है। ओके, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग रहा है। ओके, तो यह क्या हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर यानी अ, ई, ऊ और ऋषि, ह्रस्व स्वर से 2 गुना, ठीक है, दुगुना समय, क्या हो गया, दुगुना समय। ठीक है, ह्रस्व स्वर से कितना समय, दुगुना समय लग रहा है, दुगुना समय लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाए, दुगुना समय लगता है, जिसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उनको क्या बोलते हैं हम, दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने, 7 संख्या हो गई दीर्घ स्वर की, जो कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ओके, और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें मेरे साथ लर्न करते जाइए। ओके, तो यहाँ ये दीर्घ स्वर हो गया। ओके, इनकी संख्या हो गई 7, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट प्लुत स्वर में। ठीक है, प्लुत स्वर को देखो, प्लुत स्वर का इंडिकेशन क्या है, जैसे अ है, आ है, तो आ को हम किस मात्रा से डिफाइन करते हैं, इससे। ठीक है, आ लगा दिया हमने। ई को हम किस मात्रा से करते हैं, बड़ी ई। ओके, तो बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, ऐसे हम बताते हैं। ऐसे प्लुत स्वर को इससे डिफाइन किया जाता है, ऐसा कुछ, ये ऐसा एस और 5 जैसा दिखता है प्लुत स्वर। ओके, तो यहाँ प्लुत स्वर देखो क्या है, आप लोगों ने ओम का चैंट किया होगा। ठीक है, ओम, राम, आपके जो दादा दादी होंगे बिल्कुल एक माला लेके ऐसे चैंट करते होंगे, राम, हे राम। तो ये जो खींच रहे हैं ना, ठीक है, ये जो स्वर खींच रहे हैं, ठीक है, र का सिंपल क्या, राम है। ठीक है, लेकिन वो खींच रहा राम, तो ये जो खींचना हुआ है ना, इसको प्लुत स्वर के अंतर्गत लाया जाता है। ओके, और यहाँ कभी आप खींच रहे हो, ठीक है, एक स्वर को खींच रहे हो आप, तो यहाँ पर ऐसे राम नहीं लिखेंगे हम, फिर ये तो राम हो गया। ठीक है, हम कभी राम कर रहे हैं तो फिर इसको ऐसा लिखा जाएगा, ये ऐसा, ये, क्योंकि रा और उसको खींच दिया मैंने, तो ये प्लुत स्वर लिखा हो गया। ओके, तो यहाँ आप कैसे पढ़ेंगे इसको, राम,
इसको ऐसा पढ़ा जाएगा, राइट। तो प्लुत स्वर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगता है। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उनको हम क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर को कैसे समझेंगे हम, इससे, ये सिंबल है प्लुत स्वर का, ठीक है। ऐसे इंडिकेट किया जाता है प्लुत स्वर को, ठीक है। तो एग्जाम में सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, ओके, ये किसका सिंबल है, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये किसका है, प्लुत स्वर का, राइट। तो यहाँ प्लुत स्वर ये हो गया। और फिर इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्लुत स्वर की, जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण में, ओके, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर से कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये मूल स्वर है, ओके। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, कौन से स्वर से, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर से कितना, 3 गुना समय, तिगुना समय, यानी 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लुत स्वर, ओके। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहा जाता है, ओके। जैसे ओम, आपने देखा होगा चैंट करेंगे ओम, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। इसको ऐसा भी लिखा है, देखो उदाहरण, जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम, ठीक है, राम, ये ऐसा उच्चारण होता है इसका, ठीक है। ओम आपने हर कभी देखा होगा ऐसा लिखा रहता है ओम, ओम, राइट। हम ऐसे उच्चारण करते हैं ना, चैंट ओम। तो ये जो खींच रहा है, ठीक है, ये जो स्वर है इसको जो खींचा है ये आ जाएगा किसमें, प्लुत स्वर में, ठीक है। तो स्वरों के भेद 3 होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। किस बेसिस पे डिवाइड किया है हमने, ठीक है। तो किस पे डिवाइड किया है हमने, इसको किस पे भाग दिया है, किस पे किया है हमने, समय पे, ठीक है, कि किस स्वर को उच्चारण में कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है। देखो ह्रस्व स्वर को बहुत कम समय लग रहा है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, ओके। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, कितनी संख्या है इनकी, 4 हो गई है, ओके। मेरे साथ भी बोल दीजिएगा आप ये सारी चीज़ें कौन कौन से हो गए, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और ऋषि, ओके। और इनको क्या बोलेंगे, मूल स्वर, क्योंकि इन स्वरों के माध्यम से ही दूसरे स्वर मिलके बने हैं, ओके। इनसे ही दूसरे स्वर मिलकर बने हैं। मतलब मैं छोटा अ में आ की मात्रा लगा दूं तो आ बन जाएगा, ओके। छोटा ई है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा, मतलब ई की मात्रा लगा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ तो बड़ा ई बन जाएगा, ठीक है। तो इनको हमने मूल स्वरों की संख्या में रखा गया है, राइट। तो दीर्घ स्वर में आते हैं, देखो दीर्घ मतलब ये होता है हिंदी में बड़ा, ठीक है, बड़ा। तो इनकी संख्या हो गई 7, क्योंकि जितने भी ह्रस्व स्वर से जितने भी बचे हैं बाकी सब स्वर कौन से हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, बड़ा ऐ, ओ और औ, ओके। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में आ गए हम, तो प्लुत स्वर को हमने कैसे क्या समझा, इसका क्या सिंबल है, ठीक है। इसका सिंबल ये हो जाएगा, ओके, ये 5 और एस जैसा। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय, 3 गुना समय ज़्यादा लगता है, 3 गुना, ठीक है, 3 टाइम्स। और ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ह्रस्व स्वर 2 गुना मतलब 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ओके। गुना लगता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लुत स्वर। जैसे हमने दादा दादी को चैंट राम, ओके, ये हो गया ओम, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे, ओके। आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुस्वार, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं अनुस्वार, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलो भैया नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम। और अब हम आ गए हैं, ठीक है, ओके। दो सेकंड और ये, ठीक है, चलो। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार, ओके। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार, ठीक है। और इसको देखो, इसका जो उच्चारण है, ठीक है, और इसका चिन्ह क्या है, इसका साइन क्या है, इसका साइन है बिंदु,
ऐसा बिंदु, ठीक है, इसका साइन क्या हो जाएगा, बिंदु। ओके, और ये बिंदु कहाँ लगता है, शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा यानी क्या होता है, ये शिरोरेखा कहलाती है, ठीक है, जो हम ऊपर लगाते हैं ना किसी भी शब्द के ऊपर, इसको शिरोरेखा कहते हैं, और ये हमेशा किसी भी शिरोरेखा के ऊपर लगेगा। ओके, अब देखो क्या है इसका उच्चारण जो है, अनुस्वार, देखो क्या है, जो नाक से, ठीक है, नाक से जो उच्चारण निकलता है जिन शब्दों का, तो वो सारे के सारे अनुस्वार के अंतर्गत आ जाएंगे, राइट। मतलब क्या, इनका उच्चारण नाक से होता है। जैसे मैं बोलूँ नंदन, ठीक है, मैंने बोला नंदन, ठीक है, अभिनंदन, तो यहाँ क्या हो रहा है, नाक से उच्चारण हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला संबंध, तो यहाँ देखो ये जो बिंदु आई है ऊपर, ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ लिया नंदन, 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 ठीक है, तो यहाँ ना का यूज़ कर रहा हूँ। जो होता है ना भाइयों और बहनों, ओके, तो यहाँ हमारे मोदी जी भी नाक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हाँ आ रहा है, जो आ रहा है ना, न वाला, वो अनुस्वार कहलाएगा, ठीक है। तो ये नंदन, न नाक से उच्चारण हो रहा है, ठीक है, नंदन हो गया। ओके, और अपना हो गया क्या, चंचल, चल, ठीक है, ये चंचल, ये इसके ऊपर लगा, ठीक है, अपना शिरोरेखा के ऊपर, तो ये सबके सब काय के अंतर्गत आ जाएंगे, अनुस्वार के अंतर्गत, जहाँ से नाक से उच्चारण होता है, राइट। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इसके डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। तो क्या, कहाँ से उच्चारण होता है, उच्चारण नाक, ठीक है। अभी मैं जैसे मैंने बोला राकेश, ठीक है, तो यहाँ कोई नाक से उच्चारण नहीं हो रहा है, नाक से हवा नहीं निकल रही है, यहाँ सीधे मैं मुख से हवा निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण नाक से होते हैं, नाक से हवा निकलती है, ओके, नाक की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ हम कुछ क्या बोलेंगे, अनुस्वार। ओके, और इसका साइन, इसका चिन्ह क्या है, चंद्रबिंदु, ये बिंदु, सॉरी ये बिंदु है। ओके, तो क्या बोलेंगे, उच्चारण नाक से होता है। कहाँ से होता है भैया, उच्चारण इसका जो होता है, प्रोनाउंसिएशन नाक से होता है। ओके, कहाँ से होता है उच्चारण, नाक से होता है। ओके, तो ये आपको समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। तो इसका चिन्ह मैंने बता दिया आपको, ये चिन्ह होता है इसका, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है, शिरोरेखा के ऊपर लगता है, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका चिन्ह हो जाएगा ये बिंदु, ओके, जो कि किसके, शिरोरेखा के ऊपर लगता है, शिरोरेखा। ओके, इसको शिरोरेखा बोलते हैं, ये जो है ना, ये शिरोरेखा है, राइट। ओके, ठीक है। ओके, शिरोरेखा के ऊपर बिंदु रूप में लगाया जाता है। ओके, और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये हमेशा पंचम वर्ण, ठीक है, पंचम वर्ण के स्थान पे लगता है। अब देखो, जो पंचम वर्ण है ना, वो पंचम वर्ण में आपको जब व्यंजन समझाऊंगा तब मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। आपको जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना याद रखना कि हाँ, इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। जैसे हो गया हमारा क्या, ड, ठीक है, इसका उच्चारण भी आपको ऐसे ही करना है, ड, नाक का उच्चारण आना चाहिए, ड निय, ठीक है, ड निय, न, ड निय न, ड निय न और म। ओके, बोलते जाइए आप एक बार, ड निय न और म, इनको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। इनको क्यों पंचमाक्षर बोलते हैं, बस रुक जाओ, बस नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये बता दूंगा क्यों बोलते हैं। आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि जो अनुस्वार है, जहाँ पर पंचमाक्षर का यूज़ किया जाएगा, ड निय न म का प्रयोग किया जाएगा, उनकी जगह पे हम क्या, ये बिंदु लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक बिंदी लगाएंगे हम। ओके, तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ भी बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पंचम वर्ण, क्या बोलेंगे इनको, पंचमाक्षर या फिर पंचम वर्ण, ठीक है, पंचम वर्ण। अब ये पंचम, पंच आ रहा है 5, ठीक है, तो मैं बताऊंगा इसको क्यों पंचम, 5 क्यों है इसमें। ओके, आगे जाके बताऊंगा आपका, क्यों ये वहाँ जो व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में 5वें नंबर पे आते हैं, तो मैं आपको वहाँ बताऊंगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना याद रखना है, स्पर्श व्यंजन में ये 5वें नंबर पे आते हैं, इसलिए इनको पंचम वर्ण कहा गया है। कौन कौन से पंचम वर्ण हो गए, ड निय न म, पंचम वर्ण 5 होंगे, ड निय न म, ठीक है। इनके स्थान पे हम किसका यूज़ करते हैं, अनुस्वार का यूज़ करते हैं। ओके, और अनुस्वार क्या होते हैं, जिनका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या मैंने लिखा, गंगा, ठीक है। तो गंगा का जो प्रॉपर लिखना है वो ये आता है, ये वाला गंगा, ठीक है, ये वाला ड आता है उसमें। ओके, तो ऐसे गंगा, ये
ठीक है। तो हम कभी भी ये वाला ड जो है ड ये यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, अनुस्वार। ये है लिखा हमने गंगा, ओके, ये है गंगा, राइट। ये भी गंगा सही है और ये भी गंगा सही है, ओके, ये गंगा भी सही है और ये गंगा भी सही है, राइट। बस हमको ये है कि हमको अनुस्वार मतलब हमको ईजी कर दिया लिखना, ठीक है, काफ़ी इजी कर दिया है कि आप अनुस्वार का यूज़ करो, आपको ये पंचम वर्ण लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, अनुस्वार, एक बिंदी लगाओ शिरोरेखा के ऊपर और उस शब्द का प्रयोग कर लो, उस शब्द को लिख लो आप, ठीक है। ये हमको इजी कर दिया, हमारी सहूलियत के लिए ये किया गया, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ठंडा। अब जैसे ठंडा लिखेंगे हम, ठंडा, ठीक है, ये न का यूज़ किया मैंने, ये न का, ठीक है, ये सारे आधे ही होते हैं न। तो यहाँ हमने क्या किया, ठंडा की जगह इसको हमने बिंदु का यूज़ कर लिया भैया, ये ठंडा, ये लिख लिया हमने ठंडा, ओके। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर अनुस्वार का जहाँ जहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर हम इस बिंदु का प्रयोग करेंगे, और इस बिंदु की खासियत है ये हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है, ओके। और भी दूसरे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मैंने लिखा नंदन, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया था आपसे, इसको ऐसे लिखते हैं नंदन, ये न आ गया आधा न। तो मैंने इसको क्या किया, इसकी जगह पे मैं एक काम करता हूँ, या बिंदी लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, नंदन। बिंदी मतलब अनुस्वार, ओके, नंदन। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन नाक से ही आ रहा है, नंदन, न, यहाँ वाइब्रेशन आएगा आपको, ओके, यहाँ नाक पे वाइब्रेशन आएगा इस जगह पे, ओके। ये नंदन हो गया। फिर एक हो जाएगा चंचल, ये जो चंचल यूज़ किया था इसको हम लिखते हैं ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये वाला निया, ये जो निया होता है, ये निया, ये निया, ये वाला, हाँ, ये निया, ये चंचल, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, फिर से इसको हटाओ यहाँ से, ये जो पंचमाक्षर जो आ रहा है इसको हटाओ और यहाँ पे बिंदी लगा दो, चंचल, ओके। आ रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में। जहाँ भी पंचमाक्षर दिखेंगे उनकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, अनुस्वार यूज़ करेंगे, ओके। और इनका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। ये हो गया। एक और ले लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं भैया, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये हो गया संबंध, ठीक है। तो देखो ये म आया, ये भी पंचमाक्षर है, ओके। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, एक बिंदी लगाता हूँ, ठीक है। और क्या आया फिर मेरा ब, ये इसने कवर कर लिया, संबंध। न आया, फिर मैंने एक बिंदी लगा दी ऊपर, और क्या हो जाएगा मेरा, संबंध, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, आ रही चीज़ें समझ में, काफ़ी अच्छे से समझाया है, ओके। तो यहाँ देखो पंचमाक्षर हो गए, पंचमाक्षर कौन कौन से हो गए, पंचमाक्षर और पंचम वर्ण, ड, ण्य, न, न, म, ठीक है। ये ऑलरेडी आधे ही होते हैं और इनको मैंने गंगा में यूज़ किया, ठीक है, ड को यूज़ किया, तो यहाँ पे मैंने एक बिंदु लगाई और उसको लिख लिया अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अपना अनुस्वार। एक और होता है अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को कि क्या होता है एक और अनुनासिक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अनुनासिक के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसमें चंद्र बिंदु लगती है, ठीक है, क्या लगती है इसमें, चंद्र बिंदु। तो मैं 2 मिनट कलर ले लेता हूँ दूसरा, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे एक और क्या होता है अपना, 2 सेकंड, अनुस्वार हो गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। और हो जाएगा आपका क्या, अनुनासिक, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका अनुनासिक, ओके। यहाँ भी देखो, यहाँ भी न, नाक का प्रयोग हो रहा है, नासिक, ठीक है, अनुनासिक, ओके। और इसका जो साइन है वो साइन है अपना चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु से आप सब लोग अवेयर होंगे, ये चंद्र बिंदु, ये इसका साइन है, अनुनासिक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अनुस्वार बिंदु, ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक। कभी देखो कंफ्यूजन होना तो चांद है ना, चांद को देखना है आपको, तो आपकी नाक को आपको ऊपर करना पड़ेगा ऐसे देखने के लिए, ठीक है, नासिक। तो इसमें नाक आ रहा है, नासिक, ठीक है, नासिक से ध्यान रखना, नासिक, तो ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आप चांद को देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके उच्चारण में देखो, यहाँ उच्चारण में सिर्फ नाक का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अनुनासिक में उच्चारण में किसका प्रयोग किया जा रहा है, नाक और मुंह दोनों का, ठीक है। यहाँ पर हवा जो है, यहाँ अनुस्वार में जो हवा थी, ठीक है, वो हवा सिर्फ नाक से निकल रही थी, सिर्फ नाक से, लेकिन यहाँ पर नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाएगा,
ओके, तो यहाँ देखो कौन कौन से, गांव हो गया, ओके, कौन सा गांव, ठीक है, गांव। तो यहाँ देखो आपको मेन तो क्या है कि ऐसे जो प्रोनाउंस करोगे, प्रोनाउंस में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरी तरीके से नाक से हवा निकली है या मुख से हवा निकली है। तो आपको सीधे सीधे अनुनासिक ऐसे ध्यान रखना है कि चंद्र बिंदु, जहाँ चंद्र बिंदु आ गया शिरोरेखा के ऊपर तो वो अनुनासिक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो गाँव हो गया, ठीक है, चांद हो गया, चांद ऐसे लिखते हैं चांद हम, ठीक है। तो ये सारे के सारे अनुनासिक के उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, इसके उच्चारण के समय हवा क्या नाक और मुख दोनों के दबाव से बाहर निकलती है। तो यहाँ पे क्या है, उच्चारण के समय नाक, उच्चारण, ठीक है, उच्चारण, उच्चारण, इसके उच्चारण के समय हवा नाक और, ठीक है, नाक और मुख, मुख, मुंह, दोनों के दबाव से बाहर निकलती है, दोनों के दबाव से, ठीक है, दोनों के दबाव से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। ओके, इसे गाँव बोला हमने, गाँव, ठीक है। तो यहाँ हमने मुख से भी हवा निकल रही है और नाक से भी हवा निकल रही है, तो उच्चारण, इसके उच्चारण के समय हवा नाक और मुख दोनों के दबाव से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये अनुनासिक की डेफिनेशन हो जाएगी, बेस्ट डेफिनेशन, ठीक है। और इसका चिन्ह क्या है, चंद्रबिंदु, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या है, ठीक है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा अपना चिन्ह, ठीक है, इसका चिन्ह हो जाएगा, इसको ह लिखेंगे, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ये चंद्रबिंदु, शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या डिफरेंस हो गया, अनुस्वार सिर्फ नाक से हवा बाहर निकलती है और अनुनासिक में नाक और मुख दोनों का दबाव पड़ता है, ठीक है। तो ये, और हाँ, अनुनासिक, अनुस्वार का जो सिंबल है वो बिंदु है, और अनुनासिक, नासिक मतलब नाक आ रही है, इसमें नाक वर्ड आ रहा है, नासिक, नासिक, ठीक है। तो नासिक, नाक मतलब हमको क्या, चंद्रमा को देखना है तो ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है, तो चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्र बिंदु इसकी क्या है, साइन है, ठीक है, इसका चिन्ह है, किसका, अपना अनुनासिक का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को यहाँ पे, ओके। और ये हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। और इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, देखो इसका उदाहरण हो जाएगा एक अपना गाँव, ठीक है, गाँव के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगी, ओके। गाँव हो जाएगा अपना, चांद खुद हो जाएगा एक, राइट। और क्या क्या हो जाएंगे, आँख, है ना, आदि, एटसेट्रा, आदि, ठीक है, एटसेट्रा, ओके। और हाँ देखो इसका क्या है, मेन इसका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ होता है, ठीक है। किसके साथ होता है, स्वरों के साथ होता है। और इसको समझने की एक और, इसको पहचान करने की एक और ट्रिक है, ठीक है, एक और ट्रिक है इसको पहचान करने की ट्रिक ये है कि जिन वर्णों की जो मात्राएं होती है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ क्या, मैंने लिया यहाँ पे नींद, ठीक है, यहाँ मैंने लिया नींद, ये नींद, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है कि जहाँ पर मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर से निकल जाती, ऊपर से, राइट, ये दिख रहा है ऊपर से, ये ऊपर से निकल गई, ओके। तो यहाँ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, अनुस्वार का, किसका, अनुस्वार का, है ना। मैं यहाँ से इसलिए इधर आ गया हूँ क्योंकि मेरे को ये समझाना है आपको, ठीक है, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नींद, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, नींद को, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, कभी भी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर नहीं जाएगी आपको, है ना। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आपने, ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।